क्लास 11th के विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि इतिहास यानी कि आपके हिस्ट्री के पेपर के लिए जो क्वेश्चन होने चाहिए इंपॉर्टेंट वो लेकर के आई। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कुछ कारण की वजह से नहीं डाल पाया था। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको पेपर में करके ही जाना है। देखिए इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ये IMP क्वेश्चन है ना, इनमें से कई क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो पेपर में सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है मेसोपोटामिया की खोज एवं कब एवं किसके द्वारा की गई। तो इसकी खोज 19वीं सदी के आरंभ में ही सर लियोनार्ड वूली ने ईरान के अति प्राचीन नगर उर के उत्खनन द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए है ना। तो 19वीं सदी के आरंभ में इसकी खोज हुई थी मेसोपोटामिया की, और किसने की थी वो आप याद रखिएगा है ना। तो बिल्कुल से ऑब्जेक्टिव इसका बन सकता है अलग से है ना, और लॉन्ग है तो आप इसका तरीके से पढ़ते जाइए। भाई इतिहास है आप लोग, तो इतिहास के यदि विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि कितने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। देखिए मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। तो इस शब्द का अर्थ यहाँ पे बताया गया है आपको। इसका जो यूनानी भाषा में इसका शब्द कहें तो मेसोस से बना हुआ है ना, और अर्थात मध्य, और पोटेमोस अर्थात नदी से मिलकर बना है। इस प्रकार यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द को का अर्थ नदियों के मध्य का क्षेत्र है ना। तो ये बिल्कुल से याद रखिएगा। मेसोपोटामिया का अर्थ यदि कहें तो यहाँ पर नदियों के मध्य का क्षेत्र, दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है ना, इस तरीके से ये। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, मेसोपोटामिया, ऐसे ही कहा गया है। इस तरीके से इसका आंसर याद रखिएगा। मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। तो 4 सभ्यताओं का इसमें विकास हुआ, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, कैल्ड्रिया। ये आप आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीलकार लिपि क्या है। देखिए भाई 2, 3 नंबर के, 4 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं इसमें, और देखिए क्वेश्चन सब मिक्स हैं। मैं जल्दी में अलग अलग नहीं कर पाया, लेकिन हाँ कीलकार लिपि क्या है आपका आंसर रहेगा। कीलकार लिपि एक अत्यधिक प्राचीन लिपि है ना। एक लिपि है, इसके अक्षर देखने में कील जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण इसे कीलकार लिपि के नाम से पुकारा जाता है। गीली मिट्टी की ईंटों अथवा पट्टिकाओं पर कठोर कलम या छेनी से टंकित किए जाने के कारण इस लिपि के अक्षरों की आकृति स्वाभाविक रूप से कील जैसी हो जाया करती थी। इसी कारण इसे जो है कीलकार लिपि कहा जाता है, और ये रहेगा कीलकार लिपि का कंप्लीटली सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपका है लेखन कला की शुरुआत किस शासक के द्वारा हुई। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप एक किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा है ना। लेखन कला की शुरुआत किस शासक के द्वारा हुई। तो लेखन कला की शुरुआत सुमेर, दक्षिण मेसोपोटामिया की एक प्राचीन सभ्यता थी है ना, सुमेर, जो हमने अभी पढ़ा कि इसमें कौन कौन सी सभ्यता हुई, बेबीलोन, सुमेर और भी कुछ थी है ना, सुमेरिया में। लिखित भाषा का पहली बार आविष्कार 3100 ईसा पूर्व में हुआ था है ना। लेखन कला की शुरुआत कब हुई थी, 3100 ईसा पूर्व है ना। ये याद रखिएगा मेसोपोटामिया के सभ्यता के समय। स्टेपी क्या है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर के लिए। स्टेपी यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदान को कहा जाता है। ये स्टेपी है ना, यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र के में स्थित ये घास का मैदान है, जिसे स्टेपी यहाँ पे नाम दिया गया है ना। यहाँ पर वनस्पति जीवन घास फूस एवं छोटी झाड़ियों के रूप में अधिक और पेड़ों के रूप में कम देखने को मिलता है ना। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा पहला ज्ञात मंदिर कौन सा था। पहला है सॉरी, यहाँ मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। आंसर याद रखिएगा, देवालय जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। जिगुरात किसे कहा जाता है। जिगुरात शब्द से तात्पर्य ऊंचा बना हुआ है ना। बेल्स के अनुसार जिगरात ऐसे अनेक मंजिलों वाले भवन को कहा जाता है जिसकी ऊपरी मंजिलें उत्तरोत्तर निचली मंजिलों की अपेक्षा छोटी होती हैं, और ऊपर चढ़ने के लिए विशेष सीढ़ियों का यहाँ पे प्रबंधन होता है जो बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऐसे मंदिर बहुत ही दूर से दिखाई पड़ते हैं ना। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका भाई मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन कीजिए है ना। देखिए ये क्वेश्चन है ना आपका जिगुरात, इसे आप निकाल के देख लीजिएगा गूगल पे, जिगुरात किस तरीके से होते हैं है ना। तो आप वो जब स्ट्रक्चर एक तरीके से देख लेंगे ना कि कैसा कैसा होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। जरूर से देख लीजिएगा। अगला है आपका मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन कीजिए। देखिए भाई क्या कैसा कुछ वहाँ पे देखा गया क्या था, तो वही आपको बताना है ना। यदि आपने अच्छे तरीके से अपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, नहीं तो ये आंसर आपका दिया ही गया है ना। इस कम्प्लीटली आंसर को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और एंड अपनी परीक्षा के लिए इसे तैयार कर लेंगे। देखिए 1-2 बार पढ़िए, यहाँ पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना।
रोमन शहरों की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन होती हैं इन्हें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत होती है, याद करने की बिल्कुल से, क्योंकि ये विशेषताएं इन्हें अलग नहीं करना है। इन्हें तो हम इन क्वेश्चन को लॉन्ग को थोड़ा हम इधर उधर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, अपनी भाषा जो हमने पढ़ी है। प्रत्येक शहर में सार्वजनिक स्नानागृह होता था और लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजक जो है उपलब्ध थे, है ना। रोम शहर की शहरी जीवन की 2 विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट है आपका भाई गृह युद्ध क्या है ना। गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच में होने वाली, मतलब घर घर में ही लड़ाई हो भाई तो उसे गृह युद्ध ही ना कहेंगे। एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच, है ना, होने वाली युद्ध को कहा जाता है। अगर एक ही घर में लड़ाई होगी भाई तो उसे क्या कहा जाएगा, गृह युद्ध ही ना कहेंगे। एक ही ग्रह में जब 2 लोग लड़ें तो वो गृह युद्ध है ना। और कभी कभी गृह युद्ध ऐसे भी 2 देशों के युद्ध को कहा जाता है जो कभी एक देश के भाग रहे हों, है ना। गृह युद्ध में लड़ने वाले गिरोहों के ध्येय भिन्न प्रकार के हैं। देखिए जैसे भारत पाकिस्तान का ही कह लो, अगर युद्ध होता है तो भाई एक गृह युद्ध, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, ऐसे भी देशों के युद्ध को गृह युद्ध कहा जाता है जो कभी एक देश के भाग रहे हों, है ना। तो ये रहेगा आपका। इसके बाद आपका है मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए भाई। तो शहर और नगरों में लोगों के रहने के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन, व्यापार और उत्पादन आदि शामिल हैं। देखिए ये रहेंगी यहाँ पे शहरीकरण की महत्व की। कोई 4 आपको कर लेने हैं याद, आपको ज़्यादा मतलब सरल सरल देखें जो आप पे हो जाए आसानी से कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखन कला के विस्तार को समझाइए भाई। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक समाज में अपनी एक भाषा होती है। इस भाषा के द्वारा कुछ उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ बताती हैं। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को मौखिक भावाभिव्यक्ति कहा जाता है। लेखन भी भावाभिव्यक्ति का मौखिक साधन है ना। जिस तरीके से हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, मतलब एक भाषा एक माध्यम है हमारे भावों को व्यक्त करने का, बोलने का, कहने का, है ना। तो इसी तरीके से जो लेखन कला है, इसी तरीके से लेखन कला जो है भाव व्यक्ति का मौखिक साधन है जिसे हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यह थोड़ा सा अलग है। लेखन या लिपि में उच्चारित ध्वनियाँ प्रकट होती हैं जो दृश्य संकेतों अथवा चिन्हों के तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं। तो ये कंप्लीट आंसर इसका आपको कर लेना भाई, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दिया गया है। इसका सॉल्यूशन लॉन्ग है थोड़ा, लेकिन हाँ करना है। हौज क्या था। मेसोपोटामी की सभ्यता में हौज एक छोटा सा गड्ढा होता था जो घरों के आंगन में बनाया जाता था, है ना। हौज और पानी से मतलब वो कोई जल की निकासी के लिए, पानी के लिए होता था। उसके लिए अभी भी ये हौज होते हैं भाई। हौज क्यों नहीं होती है ना, क्योंकि पानी के लिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मान लो ये कोई बड़ा सा बर्तन ही मान लो, है ना, तो उसे हौज कहेंगे। और तब क्या होता था, ये आंगन में बना हुआ होता था, है ना। घर के आंगन में भीतर और बीच में इस तरीके से बना हुआ होता था और गड्ढा होता था बीच में कहीं या साइड में कहीं भी, है ना, जिसमें जल का जो है भंडारण किया जा सके। तो ताकि वर्षा का जल की निकासी के समय बहने वाला पानी हौज में चला जाए और तेज़ वर्षा होने पर आसपास की कच्ची गलियों में ज़्यादा कीचड़ ना हो। हौज में पानी और मल जमा होता था, है ना। ये रहेगा। इसके बाद है रोमन शहरों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो रोम के शहरों की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं आपको। ये आपको क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ऋतु प्रवास क्या है। ऋतु प्रवास से तात्पर्य है ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों अन्य जानवरों को चराने के लिए की गई खोज एवं ग्वालों एवं चरवाहों के मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। ये आपका खोज ऋतु प्रवास दिया गया है। रोमन साम्राज्य के भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है। ये कंप्लीट आंसर यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए इसका यहाँ पर कंप्लीट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका है रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो रोमन समाज में विवाह का स्वरूप ऐसा होता था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित जो है नहीं करती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास अवश्य चला जाता था, परंतु विवाह के पश्चात भी महिला अपने पति की उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह उसकी संपत्ति की मालिक बन जाती थी। महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे, है ना। इस तरीके से आपको इसका कंप्लीट आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई मंगोल कौन थे, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना लॉन्ग आपको याद नहीं करना है, छोटा सा। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। मंगोल जो है यायावर साम्राज्य या समाज में इससे संबंधित थे, है ना। ये मंगोल जो थे विविध जन समुदायों के एक समूह का नेतृत्व किया करते थे। तो ये किससे संबंध रखते थे भाई, यायावर साम्राज्य से, और जो है जन समुदाय के समूह का जो है नेतृत्व किया करते थे। मंगोल भाषाई समानता के आधार पर पूर्व में तातार, खेतान, है ना, और मंचू लोगों से तथा पश्चिम में तुर्की कबीलों से परस्पर संबद्ध थे, है ना। तो वहीं कहें कि ये नेतृत्व किया करते थे और यायावर साम्राज्य से संबंध रखा करते थे, मतलब संबंधित थे, अकबर कहें कि उसी समाज से रिलेट करते थे, है ना। और मंगोल भाषाई समानता के आधार पर अलग अलग हुआ करते थे, जैसे तातार, खेतान कहें, है ना। ये चलिए पूरा कंप्लीट आंसर इसको कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चंगेज खान के पिता का नाम क्या था तथा यह किस कबीले के मुखिया थे। तो चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई था। यह कियात कबीले का
जो है मुखिया था। ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका भाई, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? आंसर रहेगा चीन की महान दीवार का निर्माण चीनी शासक द्वारा अपने लोगों को मंगोलिया की खानाबदोश जनजातियों के, है ना, चीन की महान दीवार चीनी शासक द्वारा अपने लोगों की मंगोलिया की खानाबदोश जनजातियों को खतरे से बचाने के लिए किया था, है ना। ये रहेगा आपका। इसके बाद है चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए। भाई ये कंप्लीट आंसर का रहेगा और यहाँ पे आगे सफलताओं के कारण दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे चंगेज खान ने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत किया है और वह मृत्यु पर्यंत युद्धों में ही लगा रहा, है ना। मतलब ये बहुत युद्ध लड़ा था भाई, है ना। वह अत्यंत साहसी व सूझबूझ वाला व्यक्ति था, बहुत साहसी व्यक्ति था, है ना। उसकी उपलब्धियां आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। उसने अपनी अद्भुत संगठन प्रतिभा का परिचय देते हुए पशुपालक और शिकार संग्राहक कबीलों को वफादार व कुशल सैनिकों में बदल दिया। यही रहेगा इसका आंसर। और ये इसकी रहेंगी इसके जो है सफल होने की जो है कुछ यहाँ पे तत्व या विशेषताएं कहें कि दी गई हैं, यानी आप पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और ये देखिए, चंगेज खान का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपादित कीजिए। तो चंगेज खान ने विश्व प्रसिद्ध, चंगेज खान ने ही प्रसिद्ध मंगोल साम्राज्य की नींव डाली थी। मंगोल साम्राज्य की नींव किसने डाली? चंगेज खान ने, है ना। साहसी व्यक्ति भाई, युद्ध बहुत से लड़े हैं, जिसकी पूरी दुनिया के 22% इलाके पर कब्जा था, है ना, चंगेज खान का, है ना। मंगोल साम्राज्य का कहें तो चंगेज खान, एंगेज नहीं चंगेज है, के बारे में यह भी मशहूर है कि वह चीन की दीवार को पार कर बीजिंग को लूटना और अपने जीवन के आखिरी समय में इस्लाम धर्म स्वीकार करना चाहता था। उसकी मृत्यु जो है 1227 ईस्वी में हुई, है ना, 1227 ईस्वी में हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यास क्या था? यास के महत्व के परिवर्तन के क्या कारण थे? ये रहेगा आपका। यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विधि या अज्ञप्ति या आदेश कहें तो, है ना। ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो ये आपके चैप्टर का ही नाम है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यावर मुख्य रूप से घुमक्कड़ लोग होते हैं जो कि बहुत से परिवारों के समूह में संगठित होते हैं, जिनका आर्थिक जीवन सापेक्ष रूप से एक ही प्रकार का और राजनीतिक भी प्रारंभिक व्यवस्था से मिलता जुलता है। भाई नाइट किसे कहते हैं? भाई ये वो नाइट नहीं है जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। ये वाली नाइट नहीं है, ये अलग नाइट है। 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते हैं। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे, है ना। क्या कहा गया है कि 9वीं सदी की बात की जा रही है। 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध जो है प्रायः होते रहते, मतलब युद्ध चलते रहते थे, है ना। और शौकिया कृषक सैनिक जो है पर्याप्त नहीं, मतलब सैनिक पर्याप्त नहीं थे, उसके लिए एक अश्व सेना की आवश्यकता थी। और जिनको मतलब जिसका नए वर्ग से उसे बनाया गया एक अश्व सेना को, और जिससे बनाया गया उसे नाइट्स कहा गया, है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है पादरी के क्या क्या थे? पादरी के कार्य क्या क्या थे, है ना। इनके पास राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थीं, है ना, और जिनसे वे कर उगा सकते थे। रविवार के दिन लोग गांव में धर्मोपदेश देते थे और सामूहिक प्रार्थना किया करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भिक्षु किसे कहते हैं? भाई तो भिक्षु किसे कहते हैं? आंसर आपका रहेगा ये प्रथम वर्ग के जो सदस्य थे जो चर्च में धर्मोपदेश दिया करते थे, चर्च के बाहर धार्मिक समुदायों में रहा करते थे, वो भिक्षु कहलाते थे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 वर्गों में शामिल वर्गों के नाम लिखिए। तो 4 वर्गों में शामिल जो वर्ग हैं, पादरी, अभिजात, कृषक, कृषिदास या सर्फ वर्ग, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद सामंत वर्ग का अर्थ बताना है आपको। सामंत वर्ग का अर्थ था राजा द्वारा अपनी जमीन धनी सरकार को दी जाती थी, उसे फ्यूड अथवा जागीर कहा जाता था। धनी सरकार को सामंत या जागीरदार कहते थे। मतलब जैसे वो ज़मीन दे रहे हैं वो जागीरदार, आप समझते ही हैं जागीरदार, है ना। और अपने इनके अधीन छोटे छोटे ज़मींदार तथा उनके नीचे किसान एवं अंत में भूमिहीन अर्थदास या आप कहें तो मजदूर। इस प्रकार से राजा लेकर अर्थदास तक संबंधों की एक कड़ी, राजा से लेकर के अर्थदास, है ना, मजदूर कहें तो, है ना, एक कड़ी बनी थी, है ना, जिसका आधार भूमि था। तो इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली व्यक्ति जो है सामंत होता था। नेक्स्ट है आपका फीफ और टैली में क्या अंतर है? भाई तो ये फीफ है, ये टैली है, दोनों को अच्छी तरीके से देख लेंगे। नाइट को चलाने के लिए भूमि का एक भाग होता था जैसे फीफ कहा जाता था, इसके बदले नाइट लॉर्ड की रक्षा का वचन देते थे, है ना। और टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि राजा कृषकों पर लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस वर्ग से मुक्त थे। पादरी जो थे उन्हें भाई टैक्स नहीं देना पड़ता था, है ना, ये प्रत्यक्ष कर जो लगाया करता था। अभिजात वर्ग हो गया, है ना, ये टैक्स नहीं भरते थे। इसके बाद है आपका ईसाई धर्म के 2 त्योहारों के नाम लिखे। तो भाई आपको पता ही होगा, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, है ना, ईस्टर आदि जो है ईसाई धर्म के त्यौहार हैं। इसके बाद है अभिजात वर्ग किसे कहते हैं, ना, जिससे भाई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये भैया अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग वे लोग या संगठन है जिन्हें समाज के अन्य लोगों की तुलना में सबसे अच्छा शक्तिशाली माना जाता है ना, इसीलिए इनसे शायद टैक्स ना लिया जाता हो, शायद ऐसा अभी भी हो रहा है।
अर्ल ड्यूक किसे कहा जाता है? राजा जिन लॉर्ड को जागीर प्रदान करता था उन्हें अर्ल ड्यूक कहा जाता है। ये आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है नई कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी? इसकी प्रमुख 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए ये कृषि प्रौद्योगिकी दी गई है और यहाँ पे ये इसका आंसर तो रहेगा ही कंप्लीट, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन हाँ ऐसे कर लीजिएगा। इसकी जो विशेषताएं रहेंगी, विशेषताएं ध्यान दीजिएगा, विशेषताएं जरूर से पूछी जा सकती हैं। भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई, भोजन की उपलब्धता दुगनी होगी। भाई भोजन, जब भूमि में वो उपज बढ़ेगी तो भोजन तो बढ़ेगी। छोटी जोतों पर अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी, उसमें कम श्रम की आवश्यकता थी। ये कंप्लीट रखेंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा वर्ग क्या था? इस वर्ग की प्रमुख समस्याओं को बताइए। आंसर रहेगा आपका स्वतंत्र किसान। इस वर्ग के किसान अपनी भूमि सामंत से प्राप्त करते थे, वे अपने सामंत या लार्ड का काश्तकार मानते थे, है ना। ये कंप्लीट कर लेंगे। आगे आपको इसमें लिखना है प्रारंभ में यूरोप में कृषि संबंधी कई समस्याएं थीं, जिनमें से प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। प्राचीन कृषि प्रौद्योगिकी, है ना, ये समस्या है। फसल चक्र का प्रभावहीन तरीके से उपयोग। नेक्स्ट दिया गया है आपको, अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप में सामंतवाद का पतन क्यों हो गया? तो भाई यूरोप में सामंतवाद, इस तरीके से पढ़ेंगे इसे, सामंतों का पारस्परिक संघर्ष जो है सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण था, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आप तो खत्म है। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने बताए आपके लिए मोस्ट IMP साबित हो सकते हैं, इन्हें कंप्लीट कर लिए अभी, नहीं तो ये आगे की परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। इन्हें कंप्लीट करके रखिए। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, है ना, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम की, वहाँ पे आपको फॉलो कर लेना है हमारी ID, है ना, ताकि आप हमसे जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।